रात के 8 बज रहे थे। ब्लूप्रिंट पब्लिकेशन के मैनेजर ऋषभ बजाज अपने कैबिन में बैठे हुए थे। उनकी टेबल पर एक हाथ से लिखी गई किताब रखी थी और आदित्य उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। इस किताब को लिखने की शुरुआत सन 1985 में डेविड मिश्रा ने की थी, जो उस समय के महान लेखक थे। उन्हें हर जगह अपने साथ कई आत्माओं के होने का एहसास होता था और कई बार तो बुरी आत्माओं ने उन पर हमला भी किया। उन्हें हर बार यही लगता था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन इसी तरह उन्होंने पूरे 70 साल की जिंदगी जी और उन सभी घटनाओं को इस किताब में लिखते रहे। लेकिन उनकी मौत एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई। उसके बाद सन 2002 में उनके एक करीबी दोस्त ने इस किताब के कुछ पन्ने लिखे, लेकिन अगले 4 दिन के अंदर ही उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। फिर इतने सालों पहले लिखी गई ये किताब आज तक पब्लिश क्यों नहीं हुई? यही तो रहस्य है। जिसने भी इस किताब को पब्लिश करने के लिए इसकी टाइपिंग शुरू की, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है कि 2002 से आज तक 22 सालों में जितने भी एडिटर्स ने इसे टाइप करने की कोशिश की, उन सभी की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। यही वजह है कि इस किताब को अभी तक कोई टाइप नहीं कर पाया। ये सुनकर आदित्य को अजीब तो लगा, लेकिन पैसों की लालच में उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उस किताब को घर ले गया। रात के 11 बजे उसने लैपटॉप ऑन किया। इस किताब को लिखने के बाद तो मेरा नाम सुर्खियों में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर उसने पहला पन्ना खोला और लिखने लगा। ये रात सन 1985 की थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ कहानी लिख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत मेरे पीछे खड़ी हुई हंस रही है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे कमरे की खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा डर गया और तेजी से खिड़की पर पहुंचा, लेकिन वो खिड़की से दूर हो गई और उसने मुझे उसके पास आने का इशारा किया। अरे यार, ये तो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस लग रहा है। इसको लिखने और पढ़ने दोनों में मजा आ रहा है। मैं तो इसे 2 महीने के अंदर ही लिख डालूंगा। आदित्य कई घंटों तक इसी तरह लिखता रहा। अब समय 3 बजे का हुआ। ओह गॉड, 3 बज गए, पता ही नहीं चला। अब तो नींद भी बहुत आ रही है। सुबह कंटिन्यू करता हूँ। ये कहकर उसने लैपटॉप को शट डाउन किया कि अचानक उसको किसी औरत के हंसने की मध्यम आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने उठकर देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी हंस रही है, तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक ऐसा ही किताब में लिखा था। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? वो उठकर खिड़की पर गया तो वो औरत कुछ कदम पीछे हो ली और उसको अपने पास आने का इशारा किया। आदित्य किसी को बिना बताए अपने कमरे से निकल गया। वो औरत अभी भी उसके घर के बाहर ही थी और आदित्य को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी हद तक उसे डराने में कामयाब हो रही थी, लेकिन आदित्य की बढ़ रही उत्सुकता उसको अपने आप उस औरत की तरफ खींच ले गई। काफी आगे सुनसान इलाके में जाकर वो औरत अचानक से रुक गई। ये देखकर आदित्य ने भी अपने कदम रोक लिए। कौन हो तुम? उस औरत ने ये सुनकर हंसना शुरू किया। ना ही वो कदम पीछे ले रही थी, ना ही आदित्य की तरफ पलट रही थी, लेकिन फिर भी उसके नजदीक आती जा रही थी। वो बिल्कुल आदित्य के करीब आ गई और उसने अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे घुमाकर आदित्य को देखा। उसने एक पंजे का वार आदित्य पर ऐसा किया कि आदित्य की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसी घर के दरवाजे पर जा लगी। अरे, इस समय कौन दरवाजा पीट रहा है? उसके पिता उठकर दरवाजा खोलने गए तो पाया कि सामने कोई नहीं था।
लेकिन जैसे ही उनका पैर किसी चीज से टकराया, उन्होंने नीचे देखा। ये आदित्य की कटी गर्दन थी, जिसको देखकर उनकी रूह तक कांप उठी। आदित्य! अगले दिन आदित्य के अंतिम संस्कार के बाद ऋषभ बजाज उसके घर पहुंचा। माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको परेशान करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरी एक जरूरी किताब आदित्य के पास थी। आप उसे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आदित्य के पिता ने वो किताब ऋषभ बजाज को दे दी और इस तरह वो किताब वापस उनके ऑफिस में पहुंच गई। सर, आप इस किताब को पब्लिश करने की जिद छोड़ क्यों नहीं देते? और कितनों को मौत के मुंह में धकेलेंगे आप? तुम अपने काम से काम रखो मेघना। कौन सी बुक पब्लिश होगी और कौन सी नहीं, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। इस बार ऋषभ ने उन लेखकों को कांटेक्ट करना ठीक समझा जो कि YouTube चैनल्स के लिए स्टोरीज लिखते हैं, और इसी तरह से उन्हें एक रिहान नाम के राइटर की ईमेल आईडी मिली। इसको मेल करता हूँ, हो सकता है ये मान जाए। उन्होंने रिहान को मेल किया कि अगर वो इस किताब को लिखता है तो उसको 2 लाख रुपए देंगे। रिहान को जैसे ही उनका मेल मिला, वो खुश होते हुए उसी दिन उनके ऑफिस पहुंच गया। जी सर, कौन सी किताब लिखनी है, मुझे दिखाइए। ऋषभ ने रिहान के सामने किताब रख दी और उसको देखते ही रिहान उसे पहचान गया। मेरी जिंदगी के खौफनाक किस्से, डेविड मिश्रा? ये किताब तो शापित है, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? अरे सर, इसके बारे में तो मैंने बहुत से ब्लॉग्स पढ़े हैं, मैं तो कब से इसे ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब है कि तुम इसे लिखोगे? हाँ बिल्कुल सर। रिहान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन की और उस किताब को अपने घर ले आया, जहां उसकी बीवी सना उस किताब को देखते ही हैरान रह गई। ये क्या किया तुमने? इस किताब को लिखना चाहते हो तुम, जो अब तक कितने लोगों की जान ले चुकी है? अरे डार्लिंग, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या? तो तुम इसको हमारे घर क्यों लाए हो? इसके साथ कितनी आत्माएं जुड़ी हैं, उनका पता लगाने के लिए ही मैं इसे लेकर आया हूँ, और तुम्हें भी इस काम में मेरा साथ देना होगा। उन दोनों में काफी बहस हुई। रात के 12 बजे उन्होंने कमरे में अंधेरा किया, एक टेबल पर कुछ मोमबत्तियां जलाई और बीच में वो किताब रखी। अब तुम मेरे हाथों को थाम लो और ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना है। सना ने डरते डरते उसके हाथ थाम लिए और रिहान अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उसके बाद उसने किताब पर कुछ फूंका। अगर इस किताब से कोई आत्मा जुड़ी है तो हमारे सामने आओ, हमें तुमसे बात करनी है, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। कुछ ही देर में घर के अंदर धुआं छाने लगा। ये क्या हो रहा है? हाथ मत छोड़ना सना। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर धुएं ने किसी इंसान का आकार ले लिया है। मैं डेविड मिश्रा हूँ। ये किताब मैंने अपने जीवन काल को दर्शाने के लिए लिखी थी। अगर ऐसा है तो आप इस किताब को पब्लिश क्यों नहीं होने देते? मुझे हर पल अपने साथ कुछ आत्माओं के होने का एहसास होता था, और जो भी हादसे मेरे साथ घटते मैं उनको इस किताब में लिख दिया करता था। ताजुब की बात थी कि वो आत्माएं मुझे कभी भी खत्म नहीं कर पाईं। बाद में मुझे पता चला कि जब बुरी आत्माएं मुझ पर हमला करती थीं, तो कुछ अच्छी आत्माएं उनसे लड़कर मुझे बचा लेती थीं। उन्हीं अच्छी आत्माओं ने मुझे बताया कि मैं नक्षत्र में पैदा हुआ था। जो भी इंसान नक्षत्र में पैदा होता है, उसके मरने के बाद उसके शरीर में प्रवेश करके काली दुनिया का राजा मार्कादेव इस दुनिया में आ सकता है। इसीलिए बुरी आत्माएं मुझे मारने की कोशिश में थीं और अच्छी आत्माएं मुझे बचा लेती थीं। ये सब मैंने मेरे दोस्त को बता दिया था, लेकिन मेरे मरने के बाद उसने एक गलती कर दी। मरने के बाद उसने मुझे कहां दफनाया, ये बात उसने इस किताब में लिख दी, और अगर बुरी आत्माएं मेरे शरीर तक पहुंच गई तो उसके जरिए मार्कादेव इस दुनिया में आ जाएगा। तो अभी तक उन आत्माओं ने इस किताब को क्यों नहीं पढ़ा? इस किताब को ना ही अच्छी आत्माएं छू सकती हैं और ना ही बुरी आत्माएं। इसीलिए उनको इंतजार है कि कोई इस किताब को पढ़ने बैठे और वो सुन ले कि मेरी लाश कहां दफन है। इसीलिए अच्छी आत्माएं हर उस इंसान को मार देती हैं जो पैसों के लालच में इस किताब को लिखने को तैयार हो जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं
कि आगे से इस किताब को कोई लिखने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनकर डेविड मिश्रा की आत्मा गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है रिहान, तुम कल ही इस किताब को वापस देकर आओ। अब रिहान ने देर नहीं की और सुबह होते ही ऋषभ के पास पहुंचा। ये क्या कहानी बना रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। कहानी नहीं है ऋषभ सर, ऐसा असल में हुआ है। आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस किताब को अब किसी और इंसान को लिखने के लिए ना दें। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रिहान वहाँ से चला गया और ऋषभ उस किताब को देखने लगा। अब इस किताब को मैं खुद लिखूंगा और पब्लिश भी करूंगा। देखता हूँ कौन सी आत्मा मुझे रोकती है। रात को ऑफिस के बाद ऋषभ उस किताब को अपने घर ले गया और अपने गेस्ट रूम में बैठकर उस किताब को लिखने का काम शुरू किया। ऋषभ, आप इतनी रात को यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रहे हैं? मेरा एक जरूरी काम है, तुम सो जाओ, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट डियर। ऐसा करता हूँ, इसे दूसरे चैप्टर से लिखना शुरू करता हूँ। एक रात मैं कलकत्ता के एक होटल में रुका था। मुझे जो कमरा मिला था वो होटल के टॉप फ्लोर पर था। रात को मैं अपनी एक कहानी पर ही काम कर रहा था कि तभी मुझे छत पर एक अजीब सी धम-धम सुनाई दी। ऋषभ इसी तरह किताब को पढ़ता रहा और लिखता रहा। तभी उसको छत पर अजीब सी धम-धम सुनाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? धम-धम की आवाज तेज होती जा रही थी और उसके साथ साथ ऋषभ की धड़कनें भी बढ़ रही थी। ऋषभ, मुझे बचाइए! ये तो साक्षी की आवाज है। अपनी बीवी की आवाज सुनकर ऋषभ तेजी से छत की ओर भागा तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल उठा। उसने देखा कि साक्षी का पूरा सिर बाउंड्री की दीवार के अंदर घुसा हुआ है और बाकी का शरीर बाहर है। साक्षी! ऋषभ चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचा और उसका सिर दीवार से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन साक्षी का सिर दीवार में ही फंसा रहा और शरीर गर्दन से अलग होकर ऋषभ के हाथों में आ गया। साक्षी! ऋषभ उसकी लाश को सीने से लगाकर रोने लगा। तूने उस किताब को लिखने की ठानकर बहुत बड़ी गलती की है। ये आवाज सुनकर ऋषभ ने उस तरफ देखा तो वही भयानक आत्मा उसके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? ये सुनते ही उस आत्मा ने दूर से खड़े खड़े ही ऋषभ को अपने हाथ के महज इशारे से ही हवा में उठा दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो! और उसको धीरे धीरे छत की सरहद के पार ले जाने लगी। रुक जाओ! उस आत्मा ने उस तरफ देखा तो वहाँ रिहान और मेघना खड़े थे। रिहान के हाथ में वही किताब थी और दूसरे हाथ में जलता हुआ लाइटर। तुम यही चाहती हो ना कि इस किताब को कोई ना लिखे? अब ऐसा ही होगा। ये कहकर रिहान ने उस किताब के कोने पर लाइटर दिखा दिया और किताब एक कोने से जलना शुरू हुई। ऋषभ अब भी हवा में था और वो आत्मा जलती हुई किताब को देख रही थी। रिहान ने किताब जमीन पर फेंक दी और वो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। वो आत्मा हंसने लगी और उसने ऋषभ को धीरे से जमीन पर उतार दिया। उसके बाद इसी तरह हंसते हंसते वो गायब हो गई। इसी तरह इस शापित किताब का अंत हुआ और मौत का ये सिलसिला भी हमेशा के लिए थम गया। चित्तौड़गढ़ की पुरानी लाइब्रेरी में कई पुरानी किताबें हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जिसके नाम लेने से भी यहाँ के लाइब्रेरियन डरते हैं। उस किताब को यहाँ रखा ही क्यों है? माना जाता है कि वो किताब लिखने वाला लेखक लिखते लिखते मर गया और फिर उसके भूत ने वो किताब पूरी की। बाप रे, ऐसी भयानक किताब को नष्ट क्यों नहीं कर देते? बहुत कोशिश की गई। कुछ साल पहले इस लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन था, मनीष। मनीष को उसके सीनियर से
उस किताब के बारे में बताया था। मनीष, कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी इंसान को उस भूतिया किताब के नजदीक मत आने देना। पर ऐसा क्या है उस किताब में सर? क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज तक जिसने भी उस किताब को छुआ है वो गायब हो गया है। इसीलिए सावधान रहना, उस भूतिया किताब के आसपास भी कोई ना भटके। शुरू में तो मनीष उस भूतिया किताब से दूर ही रहता था, लेकिन अचानक उसे लगने लगा कि वो किताब उसे अपनी ओर बुला रही है। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। मनीष को लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए वो आवाज को इग्नोर करके अपने काम में जुट जाया करता था। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती जा रही थीं। अब जब भी मनीष लाइब्रेरी में अकेले घूमता, उसे वो आवाज सुनाई देती। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। धीरे धीरे मनीष इस आवाज से परेशान हो गया। रात को जब वो अपने घर पर सोया करता, तब भी उसे ऐसा लगता कि वो किताब उसे बुला रही है। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। मुझे ये आवाज बार बार क्यों सुनाई दे रही है? वो किताब मुझे क्यों बुला रही है? आखिर क्या है उस किताब में? अगर मैं उस किताब को खोलूंगा तो क्या होगा? मनीष के दिमाग में किताब खोलने की बात घूमने लगी। अगले दिन जब मनीष लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे फिर मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। मनीष को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने मन बना लिया था। आज रात को जब सब सो चुके होंगे तब मैं वो किताब खोलूंगा और पढ़ूंगा। और शाम को 6 बजे मनीष ने लाइब्रेरी बंद की और खुद अंदर अकेला था। वो रिस्ट्रिक्टेड बुक के पास गया। रिस्ट्रिक्टेड जोन में एक कांच के डिब्बे के अंदर एक बुक रखी थी। यही है वो भूतिया किताब। हाँ मनीष, आखिर तुम आ गए। मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। मनीष अकेला नहीं था, डरा हुआ कई और लोग, लेकिन फिर भी उसने इस किताब में किताब खोल ली। किताब खुलते ही लाइब्रेरी की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। ये क्या हो रहा है? जोर जोर से आंधी चलने लगी और देखते ही देखते मनीष उस किताब में समा गया। बस इतना ही सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। मनीष कहां गया, उसका क्या हुआ, किसी को नहीं पता। मनीष के घर वालों ने पूछा नहीं उस बारे में? उन्हें ये बता दिया गया कि मनीष लाइब्रेरी से घर के लिए निकल गया था और पुलिस ने भी ऐसी ही कंप्लेंट रजिस्टर की थी। बेचारा मनीष। मनीष अकेला नहीं था, कई और लोग भी उसकी तरह इस किताब में समा गए। और लोग भी? हाँ, एक लता नाम की लड़की आती थी। वो IAS की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो घंटों घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती रहती थी। एक शाम जब वो अकेले किताब पढ़ रही थी तो उसे भी किताब की आवाज आई। यहाँ आओ, मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। लता परेशान होकर यहां वहां देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आवाज कहां से आ रही थी। फिर कुछ देर बाद, मनीष यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। नहीं लता, तुम मत आना, ये धोखा है। तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। चली जाओ, तुम मत आना। मनीष यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। लता को किताब और मनीष दोनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो परेशान हो गई और अपने घर चली गई। रात में जब लता अपने बिस्तर पर सो रही थी, उसे लाइब्रेरी का सपना आया। लता को लगा जैसे वो लाइब्रेरी में पढ़ रही है और उसने देखा कि रिस्ट्रिक्टेड जोन में एक किताब हिल रही है। लता, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। नहीं लता, तुम मत आना, ये धोखा है। तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। चली जाओ। लता घबरा कर उठ गई। उस रात वो सो नहीं पाई। परेशान लता अगले दिन वापस लाइब्रेरी पहुंची। उसने मुझसे बात की। मैडम,
कोई किताब मुझे अपनी ओर बुलाती है और कोई आदमी बोलता है कि चले जाओ, यहाँ मत आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये उसी भूतिया किताब का खेल है। वो पहले भी ये कर चुकी है। उस भूतिया किताब को खोलने वाला हमेशा के लिए उसी में समा जाता है। लता, तुम गलती से भी वो किताब मत खोलना। पर वो किताब मेरे सपने में भी मुझे सता रही है। मैं सो भी नहीं पा रही। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस लाइब्रेरी से दूर रहना होगा। ठीक है मैडम। मुझे लगा था कि लता ने मेरी बात मान ली, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? इस बात के 2 दिन बाद मैं छुट्टी पे था। उस दिन लता लाइब्रेरी में आई। उसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसे वो आवाजें वापस सुनाई देने लगी। लता, यहाँ आओ, मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। नहीं लता, तुम मत आना, ये धोखा है। तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। चली जाओ, चली जाओ। शान, मैं खोलूंगी तुम्हें। नहीं, ऐसा मत करो, तुम फंस जाओगी। जो भी हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जैसा उसने सपना देखा था, रिस्ट्रिक्टेड जोन की भूतिया किताब हिलने लगी। लता को चीखें सुनाई दे रही थी, पर फिर भी उसने वो किताब खोली और बस आंधी और तूफान के साथ उसी में समा गई। काश लता मेरी बात मान लेती। हाँ, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। लेकिन हमने इस भूतिया किताब को नष्ट क्यों नहीं किया? बहुत तरीके आजमाए, किताब पर केरोसिन डालकर जलाया भी, लेकिन किताब को कुछ नहीं हुआ। आखिर फिर हमने एक दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति को बुलाया, मल्हार को बुलाया। मतलब तांत्रिक? नहीं नहीं, वो तांत्रिक नहीं है, पर भूत पेट्रो को देख सकता है। वो उनकी दुनिया को समझ सकता है। मल्हार लाइब्रेरी में आया और उसे सभी घटनाओं के बारे में बताया गया। मतलब कि वो भूतिया किताब अपने शिकार को अपनी तरफ खुद बुलाती है। हाँ, और उनके सपने में भी आती है। और क्या जानकारी है उस किताब के बारे में? बस इतना कि उसकी लेखक उसे पूरा करने से पहले ही मर गई और बाद में ये किताब अपने आप पूरी हो गई। मतलब ये कोई अधूरा किस्सा पूरा कर रही है। क्या मैं वो किताब देख सकता हूँ? हाँ, पर प्लीज किताब खोलना मत। ठीक है मैडम। मैं मल्हार को उस किताब के पास ले आया। जैसे ही मल्हार ने वो किताब छुई तो जोर जोर से आंधी चलने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मल्हार उस किताब पे कंसंट्रेट कर रहा था, मानो जैसे वो उस किताब से उसके बारे में पूछ रहा था। ये आंधी तूफान काफी समय तक चलता रहा और फिर जैसे ही मल्हार ने किताब नीचे रखी, सब शांत हो गया। क्या हुआ मल्हार, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूं, पर इस किताब की कहानी बहुत उलझी हुई है। कुछ साल पहले एक लेखिका थी, माया ने कई किताबें लिखी, लेकिन जब वो किताब पब्लिश हुई तो उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ था। इस वजह से माया बहुत परेशान हो गई। उसे उसकी कामयाबी का श्रेय नहीं मिल रहा था। अपने करियर का सोच सोचकर माया हमेशा रोया करती थी। फिर एक दिन माया ने यह किताब लिखना शुरू की, अनोखी दुनिया। कम से कम ये किताब मुझे मेरी कामयाबी देगी। माया बड़े उत्साह से ये किताब लिखने लगी, लेकिन अचानक माया बीमार रहने लगी। माया, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय रह गया है। तुम्हें कैंसर है लास्ट स्टेज का। यह सुनकर माया दुखी हो गई, लेकिन उसने सोचा कि वो किताब जरूर पूरा करेगी। लेकिन किताब पूरी करने से पहले माया चल बसी, क्योंकि माया की इच्छा थी कि वो किताब पूरी करे। इसीलिए उसकी आत्मा लौट आई और उसने ये किताब पूरी की। लेकिन ये कोई आम किताब नहीं है। अनोखी दुनिया एक अनोखी किताब है, जिसे पढ़ने वाला इस किताब की अनोखी दुनिया में कैद हो जाता है, जहां माया अब भी जिंदा है। मतलब मनीष और लता भी वहीं कैद हैं?
हाँ, पर उन्हें इस दुनिया में वापस लाने का कोई समाधान नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस किताब का? कुछ नहीं, सिर्फ इसे मंत्रों की शक्ति से बांध कर रख सकते हैं, जिससे ये किसी और का शिकार ना कर पाए। मल्हार के कहने पर एक तांत्रिक को बुलाकर भूतिया किताब को मंत्रों की शक्ति से कैद कर दिया गया। पर वो किताब है कहाँ? नीचे बेसमेंट में है, पर उससे दूर रहने में ही भलाई है।